आज कमोडिटी मार्केट की चाल की अगर बात करें तो गोल्ड और सिल्वर पर आज दबाव दिख रहा है। कॉमेक्स पर गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाने के बाद अब वहां पर भी हल्की नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन एफओएमसी मिनट्स कल जारी हुए उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि सितंबर में ब्याज दरों में कटौती होगी, लेकिन कितनी कटौती होगी इसको लेकर बाजार में अभी भी असमंजस है। कल जैक्सन होल की बैठक में फिर चेयरमैन का भाषण है, वहां से किस तरह के संकेत मिलते हैं, इंटरनेशनल फोरम है, तो डेफिनेटली ब्याज दरों की चाल को लेकर वहां से कुछ न कुछ निकलकर जरूर आएगा। इस पर पूरी दुनिया की नजर है। तो चलिए, लेकिन इससे पहले आपको बाजार में क्या करना चाहिए, कमोडिटी मार्केट में कहां पे मौके हैं, सब कुछ चर्चा करेंगे। मैं हूं विश्व मोहन। शुरुआत करते हैं मुनाफे की मंडी की, जहां पर आज हमारे साथ 3 मेहमान होंगे जो आज आपको मदद करने वाले हैं। मनोज जैन हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर भी हैं, हेड ऑफ कमोडिटी और करेंसी रिसर्च भी हैं। कुणाल शाह हैं, कमोडिटी रिसर्च के हेड हैं निर्मल बंग से, और साथ ही नवनीत दमानी हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत हम कच्चे तेल से आज करेंगे क्योंकि वहां पर गिरावट बढ़ी है। $76 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। ये भाव जनवरी में इस साल था, उस भाव के आसपास आ चुका है, तो ठीक ठाक गिरावट आ चुकी है। हफ्ते भर में ही 6.5-7% के आसपास गिरावट आ चुकी है। कुणाल जी बताइए, कच्चे तेल में और गिरावट दिख रही है यहां से आपको? मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट नजर नहीं आ रही है। 6,000 के आसपास बाइंग रिज्यूम करनी चाहिए कच्चे तेल में। आई थिंक वी सीन हेल्दी करेक्शन। बहुत ही तकरीबन आप देखेंगे $79 से $70 आ गया है। सो जितने भी नेगेटिव न्यूज थे वो मेरे हिसाब से प्राइस्ड इन हो गया है। तो 6,000 के आसपास बाई करना चाहिए कच्चा तेल, और ऊपर में 6,200 250 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। के लिए होल्ड करना चाहिए जो आप जो बाइंग की कॉल दे रहे हैं कुणाल जी? आई थिंक एक हफ्ते के आसपास आप होल्ड करोगे तो आ जाएगा 6,200 तक। ओके, तो एक हफ्ते में 6,200 के लेवल भी आ सकते हैं। यहाँ पर डिप मिले तो आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 6,000 के आसपास में। यहाँ पर अब आपको शॉर्ट नहीं बनाना चाहिए, कुणाल जी को लगता है। पोजिशनल व्यू है आज के लिए, सिर्फ ये व्यू नहीं है। आप बताइए नवनीत जी, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? मेरा थोड़ा कॉन्ट्रेरियन कॉल है कुणाल जी के जो कॉल है उसके अगेंस्ट। एंड मुझे लगता है कि लास्ट कुछ दिनों में हमने एक अच्छी गिरावट देखी कच्चे तेल में। लास्ट दो एक सेशन में थोड़ा बाउंस भी आया है, बट होल्ड ऑन नहीं कर पाया। ऊपरी लेवल पर वापस दबाव देखने मिल रहा है। न्यूज तो काफी हद तक फैक्टर इन हो गई है, बट यहाँ पर टेक्निकल पैरामीटर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ी सेलिंग और गहरा सकती है, जो कि प्राइसेस को लगभग $70 के भी नीचे ले जा सकती है। तो 5900 5850 के टारगेट के लिए मैं सेल करके चलना चाहूंगा। 6050 के आसपास मिले तो आप सेल करिए। 6150 का स्टॉप लॉस, और नीचे में आपको करीब करीब 200 पॉइंट का गिरावट देखने मिल सकती है। ओके, तो आपको 200 पॉइंट की गिरावट और दिख सकती है, ऐसा नवनीत जी को लगता है। थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है, ये व्यू नवनीत जी की तरफ से है। मनोज जी, आपका व्यू क्या है? आप क्या सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल में जो ट्रेड करना चाहते हैं उनको? हाँ, कच्चे तेल में बिल्कुल विश्वमोहन जी, यहाँ पे अभी जो है ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही नजर आता है अगर टेक्निकली बात करें तो। क्योंकि यहाँ पे जो एक ब्रेकडाउन हुआ है कीमतों में, हम देख रहे थे कि काफी लंबे समय से जो है कीमतें 6,200 के स्तर को होल्ड कर रही थी, और हमने इस सप्ताह वो स्तर के नीचे कीमतों को फिसलते हुए देखा है। वहीं अगर फंडामेंटल साइड की बात करें तो यहाँ पे यूएस में जो जॉब के डेटा हैं वहां पे डाउनवर्ड रिवीजन देखने को मिला है, तो उसके चलते फिर एक बार डिमांड के जो कंसर्न है वो निकल कर आ रहे हैं, तो थोड़ा प्रेशर बना रह सकता है। मेरा मानना है कि यहाँ से कीमतें और थोड़ा जो है डाउनसाइड मूवमेंट दिखा सकती है। और एमसीएक्स का जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो 5,880 5,900 तक के जो स्तर है वो शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो अभी यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति रखना चाहिए। 6,220 अब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। वो लेवल के ऊपर कीमतें सस्टेन हो तो ही बाय का ट्रेंड बनाना चाहिए। यानी हमारे 3 में से 2 एक्सपर्ट्स को लगता है कि कच्चे तेल में थोड़ी और गिरावट बाकी है, लेकिन एक एक्सपर्ट है, उनको लगता है कि अगर गिरावट पे नीचे में मौका मिले तो आप यहां पर खरीदारी करके जाए, शॉर्ट पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि काफ़ी समय से गिरावट चल रही है। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, एनर्जी एक्सपर्ट। सर, हमारे 3 एक्सपर्ट्स थे जिनको लगता है कि उनमें से 2 को लगता है कि अभी भी थोड़ी गिरावट बची है कच्चे तेल की, और एक एक्सपर्ट को लगता है कि थोड़ी अगर और गिरावट आ जाए तो अब खरीद कर ही जाए, आगे यहां से तेजी है, क्योंकि जितने भी गिरावट के फैक्टर्स हैं वो बाजार डिस्काउंट कर चुका है। आपको क्या लग रहा है, फंडामेंटली कैसा दिख रहा है कच्चे तेल का मार्केट? यहां से किस तरह की चाल आपको दिख रही है सर? देखिए, जो दो बड़े फैक्टर होते हैं तेल की कीमत में, एक तो डिमांड एंड सप्लाई होता है, दूसरा जियोपॉलिटिक्स।
डिमांड सप्लाई को अगर पहले देखते हैं, आज तेल बाजार की सबसे बड़ी चिंता चीन बना हुआ है, क्योंकि चीन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है और उपभोक्ता है। लेकिन चीन से जिस तरह के डेटा निकल के आए हैं पिछले 3-4 दिन के अंदर, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेके हों, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनियों के हालात को हों, या रियल एस्टेट को लेके हों, या चाइना के जो कच्चा तेल वो मंगाता है उसको रिफाइन करता है, एक्सपोर्ट करता है, खासतौर से डीजल, उसके डेटा, वो सारे डेटा इस बात का संकेत करते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था जो है काफी परेशानी में है। अब चूंकि चीन जो है बहुत बड़ा उपभोक्ता है और आयातक भी है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर भी है, अगर इतना बड़ी अर्थव्यवस्था परेशानी में आती है तो जाहिर है जो तेल की कीमतें हैं वो नीचे की तरफ जाएंगी। अगर आप धरातल पे आज उठा करके देखते हैं तो एक तो भारत है जहां पे तेल की डिमांड बढ़ रही है और कुछ अन्य बाजार हैं। बाकी जगह से जो है ऐसा कोई संकेत या डेटा निकल के नहीं आ रहा कि आने वाले बिल्कुल इमीडिएट फ्यूचर के अंदर जो है तेल की डिमांड कहीं से बढ़ेगी। अब चूंकि सप्लाई साइड में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है और रूस का तेल भारत और चीन की वजह से वो लगातार बाजार में हैगा सप्लाई साइड में, ईरान का तेल भी लगातार चीन को और कुछ देशों को जा रहा है, किसी तरह की कोई डिसरप्शन नहीं है सप्लाई साइड में, और जबकि डिमांड जो है वो बढ़ नहीं रही। तो अर्थशास्त्र का सीधा सिद्धांत है अगर ऐसी स्थिति होती है तो तेल दबाव में होता है। लेकिन बड़ा प्रश्न जो अब उठता है, क्या ओपेक चुप बैठा रहेगा? क्या जो बड़े निर्यातक हैं वो चुप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, तो वो हरकत करेंगे, वो और प्रोडक्शन कट करेंगे, वो और इस बात के संकेत देंगे। अब देखना होगा ओपेक क्या कहता है, ओपेक क्या करता है और बाजार उसको रिस्पॉन्ड क्या करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जियोपॉलिटिक्स, यूक्रेन की स्थिति जो कुल मिला के स्टेबलाइज है, मतलब वही स्थिति है जो पहले थी, और हमास और इजराइल के बीच में ऐसा लगता है कि शायद कुछ समझौता हो जाए या कम से कम वहां पे युद्ध जो है उसकी जो ज्वालाएं थोड़ी कम हो जाए। ईरान क्या रिस्पॉन्ड करेगा जो इजराइल ने किया था, अभी तक उसका बाजार उसमें अटकलें बनी हुई है, लेकिन फिलहाल कुछ होता नजर नहीं आता, लेकिन हो सकता है कि हो जाए, फिर मार्केट उस पर क्या रिएक्शन निकले। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर जिस हिसाब से हमने हमेशा देखा, इतिहास उठा के देखिए, जब भी अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होते हैं पूरी दुनिया के अंदर तेल सस्ता हो जाता है, क्योंकि अमेरिका की आज भी जो है तेल बाजार पर बहुत चलती है, अंदर भी और बाहर भी। अमेरिका में चूंकि वहां डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हालात बन रहे हैं कि शायद दोबारा जो है कमला हैरिस जो ये डेमोक्रेटिक पार्टी है वो चुनी जा सकती है, तो पूरी कोशिश अमेरिकी सरकार की अपना प्रभाव प्रयोग कर रहे हैं कि तेल की कीमतों को बढ़ने ना दें। अगर तेल महंगा होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिकी जो रूलिंग पार्टी है वो कभी नहीं जीत पाती। इसलिए एक तरफ अमेरिका की भी कोशिश कि तेल की कीमतों को नीचे रखो। तो 3 फैक्टर ऐसे जिससे कीमती नीचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कहीं कीमत 65 पहुंच जाएगी या 70 पहुंच जाएगी या वहां टिक जाएगी, क्योंकि ओपेक भी बैठा है, बड़े एक्सपोर्टर भी बैठे हैं, तो वो ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप $75 से लेकर के और 85 का डॉलर का बैंड लेके चलते हैं, अगर 75 हो जाए 72 हो जाए तो बहुत ज्यादा खुशी ना मनाए, टिकेगा वहां भी नहीं। अगर मान लिया जो है बढ़ करके वो 85 पहुंच जाए या 88 या 90 तो चिंता की बात नहीं है। एवरेज अगर आप लेके चलते हैं कि $80 के आसपास है, आप सेफ प्ले कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत ज्यादा लेके चलते हैं क्योंकि अभी जो डेटा वो आ गया तो वो ऐसा तेल में नहीं होता, बढ़ते हुए एक रात के अंदर $4 भी कीमत बढ़ती है, हमने देखा है। इसलिए मेरा मानना है अगर आप 75 से 85 का डॉलर का बैंड लेके चलते हैं, उसमें प्ले करते हैं, तो आप गलत नहीं होंगे। ओके, शुक्रिया तन्नेजादी, आपने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और जो सेफर बेट आपके लिए यही होगा कि $75 से $85 का बैन रखे, इसमें ही बाजार ज़्यादा समय तक घूम सकता है। दिक्कतें हैं वो है चाइना की इकोनॉमी को लेकर, जहां पर लगातार डिमांड को लेकर चिंता बनी हुई है, लेकिन रूस से जिस तरह की सप्लाई हो रही है चीन में, इंडिया में, वो एक फैक्टर है जो और दबाव बना सकता है। लेकिन अब नजर रहेगी कि ओपेक क्या करता है, ओपेक की तरफ से क्या खबरें आती है, उसका यहाँ पर बाजार को सपोर्ट मिल सकता है, और साथ ही खाड़ी देशों में किस तरह की चिंताएं बनती है, आगे क्या होता है, अभी तो फिलहाल अनसर्टेनिटी ही दिख रही है। चलिए, तो पूरा फंडामेंटली और टेक्निकली आपने कच्चे तेल को सुन लिया। बात करते हैं सोने को लेकर। सोना आज देखिए दबाव में है, 71,700 के आसपास है। कुणाल जी, आप बताइए गोल्ड को लेकर आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए आज जो हल्की नरमी दिख रही है इसके बाद? आज इंट्राडे में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लग रहा है, क्योंकि सब लोग अगर आप देखिएगा तो फेड के रेट हाइक आने के बाद भी कल बढ़ नहीं पाया, तो थोड़ा कमजोरी है। तो आज इंट्राडे में आप सेलिंग कर सकते हैं 71,500 के टारगेट के लिए, 71,500 400 के टारगेट के लिए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तेजी का इंटैक्ट है, बट इंट्राडे में नीचे लग रहा है। नीचे लग रहा है, लॉन्ग टर्म में तेजी दिख रही है। और चांदी को लेकर कुणाल जी क्या लग रहा है आपको, चांदी की चाल कैसी दिख रही है?
सिल्वर रिलेटिवली आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। 84 था वो भी, मुझे लग रहा है 84,500 के आसपास बाय करना चाहिए। मेटल्स में ध्यान तेजी का है, तो सिल्वर भी उसके पीछे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। ऊपर में 85,500 600 के टारगेट रखने चाहिए। तो इमीडिएट टारगेट 85,500 85,600 के आसपास का कुणाल जी दे रहे हैं चांदी को लेकर। मनोज जी आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी कॉल क्या है आज? यहाँ पे डिप्स में बाय की रणनीति रहेगी। गोल्ड में हालांकि यहाँ थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन शॉर्ट सेल की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। डिप्स यहाँ पे मिलते हैं जो कुणाल जी का सेलिंग का टारगेट है उसके आसपास अगर कीमतें आती है 71,440 का जो स्तर है वो बाइंग के लिहाज से बेहतर होगा। तो वो शाम के सत्र में अगर आता है तो फिर एक बार वहां पे निचले स्तरों पर बाय करना चाहिए। 71,200 का स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे के लिए 71,850 71,900 ये लक्ष्य रखे जा सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी मोमेंटम पॉजिटिव ही बना हुआ है, तो यहाँ भी अगर डिप्स मिलते हैं 84,400 200 के रेंज में तो वहां भी बाय करना चाहिए। 83,800 का स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में 85,300 तक के लक्ष्य यहाँ देखने को। नवनीत जी आप बता दीजिए आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर में आज? वेल मैं दोनों ही कमोडिटी पे थोड़ा बुलिश रुझान रखता हूँ और मुझे लगता है कि निचले लेवल से रिसेंट बाउंस बैक हमने कुछ दोनों ही कमोडिटी में देखा है। और जब तक नीचे के स्तर पे 71,200 नहीं टूट जाता है, कोई फ्रेश नरमी गोल्ड में आना थोड़ा सा चैलेंजेबल लग रही है। तो 71,500 550 के आसपास बाई की स्ट्रेटेजी रहेगी। 71,200 का आप स्टॉप लगाइए, ऊपर 72,000 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। सेकेंडली चांदी में बेस मेटल्स काफी सपोर्टिव लग रहे हैं, जिसका आपको पॉजिटिव इंपैक्ट चांदी में भी देखने मिल रहा है। और साथ ही साथ गोल्ड भी थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से चांदी भी पॉजिटिव बाइस के साथ ट्रेड कर सकती है। थोड़ा सा डिप यानी 84,500 के आसपास मिले तो ज्यादा अच्छा एंट्री पॉइंट रहेगा। 83,700 का आप स्टॉप लगाए, 86,200 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, सब सिमिलर व्यू तीनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रहे हैं। बेस मेटल्स की जहाँ पर जिंक और एल्युमिनियम में आज ठीक ठाक तेज़ी दिख रही है। 269 रुपये के करीब जिंक है और एल्युमिनियम 228 रुपये के करीब। कॉपर और लेड में सपाट कारोबार हो रहा है। कॉपर 805 और लेड 190 के करीब। बताइए कुणाल जी क्या पसंद है आपको मेटल्स में आज, कहाँ तेज़ी दिख रही है ज़्यादा? जिंक अच्छा लग रहा है विश्व मोहन जी। जिंक मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेगा। जिंक में एक न्यूज भी आई है, सो उसके कारण जिंक आप बाइंग कर सकते हैं फार्मन 268 में। और मुझे लग रहा है कि जिंक के प्राइसेस 272 की ओर जा रहे हैं। सो बहुत हाई कन्विक्शन व्यू है, जिंक में आप बाई कीजिए, अच्छा रिटर्न मिलेगा। कन्विक्शन है और जिंक इनको पसंद आ रहा है। 272 के टारगेट के लिए आप जिंक खरीद ले। स्टॉप लॉस कुछ देंगे कुणाल जी इस कॉल के लिए? 266.50 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 650 के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा ले अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से। नवनीत जी आप बताइए आपको क्या पसंद है अगर मेटल्स में अगर आप ट्रेड करना हो तो? नवनीत जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। वेल लास्ट कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कॉपर थोड़ा सा सुस्त चल रहा है बाकी सारे मेटल्स को देखे उसके कंपैरिजन में, और लास्ट 2 दिन में थोड़ी स्टेबिलिटी दिखा के बाउंस करता हुआ नजर आ रहा है। जिंक में एक अच्छा रनअप हमने ऑलरेडी देखा, और जैसे कुणाल ने बताया कि करीब करीब 3 से 4 रुपए की बढ़त और पॉसिबल है। मैं यहाँ पे कॉपर में बाय इनिशिएट करना चाहूंगा। 804 के आसपास आप जा सकता है। 799 का स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगा लीजिएगा। ओवरऑल बेस मेटल पैक में यहाँ पे मजबूती नजर आ रही है, लेकिन हम मनोज जी आप अपनी टॉप ट्रेड बता दीजिए आज के लिए मेटल्स में। देख रहे हैं कि लेड में यहाँ पे स्टडी जो है पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। हम देख रहे हैं कि जो एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स है वहाँ लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो काउंटर काफी पॉजिटिव बना हुआ है। 189 के स्तर पर यहाँ बाय करना चाहिए अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट में। 187.50 का स्टॉप लॉस रखें। 192 तक के लक्ष्य 1 से 2 दिन के लिए रहेंगे। जिंक, कॉपर और लेड तीनों एक्सपर्ट्स की एक एक पिक बाई साइड की आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी स्टॉप लॉस भी बताए गए हैं उसका भी ध्यान रखिएगा। नेचुरल गैस आज हालांकि 1% की तेजी दिख रही है 195 के आसपास। क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी क्या? नवनीत जी क्या लग रहा है आपको? और ऑप्शंस में अगर कोई मौके दिख रहे हो तो वो भी बताइएगा एनजी में। वेल नेचुरल गैस में हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा है कि थोड़ा सा एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है, और ऊपरी लेवल पे 190 के ऊपर निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 1-2 दिनों में थोड़ा सा नरमी का या रुख देख सकते हैं हम नेचुरल गैस में, जो प्राइसेस को 178 176 तक भी ले जा सकता है। तो फ्यूचर्स में भी आप सेल करके चल सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर
नेचुरल गैस 185 का पुट बाय करना चाहे तो वो भी करीब करीब ₹4.25 के आसपास अवेलेबल है, वो बाय करके आप नीचे में ₹2 का स्टॉप लगा के ₹9 तक का टारगेट देख सकते हैं। फ्यूचर्स में भी थोड़ी आपको लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट दिख सकती है, या रिस्क कम लेना चाह रहे हैं तो 185 के स्ट्राइक की पुट भी खरीद सकते हैं। आप बताइए कुणाल जी, आपको क्या लग रहा है, नेचुरल गैस की चाल कैसी दिख रही? दोनों तरह के फंडामेंटल्स आ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि स्टॉक भी 5 साल के औसत से कम है, दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि विंटर डिमांड इस बार कम रहने वाली है, प्रोड्यूसर्स भी वहां पर अब प्रोडक्शन कम कर रहे हैं धीरे धीरे यूएस में। किस खबर का ज्यादा असर होगा नेचुरल गैस में और किस तरह की चाल रहेगी आगे? सी एज ऑफ नाउ फंडामेंटल कोई तेजी के नहीं है लंबे, सो इसमें कोई बड़ी तेजी होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। टेक्निकली थोड़ा पुल बैक आ सकता है, बट 185 188 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा अभी फिलहाल नहीं जाएगा, ऐसा ध्यान है हमारा। 186 के आसपास सेल कीजिए, 190 का स्टॉप लॉस रखिए, नीचे 175 आता है वहाँ पे कवर कीजिए। बड़ी तेजी के लिए कोई ट्रिगर चाहिए जो एब्सोल्युटली मिसिंग है मार्केट में से। तो अभी वो ट्रिगर नहीं है, तो अगर ये कोई टेक्निकल पुल बैक आता भी है ऊपर में, तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि उस पुल बैक पर बेचें, इस तेजी पे आप बेचने का मौका ही देखें, ये दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है। चलिए एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। एग्री मार्केट में आज जीरे में तेजी है, कल आखिरी मिनटों में भी रिकवरी एक दिखी थी जीरे में, 25,000 के करीब पहुंचा था, आज 25,000 के ऊपर है। लेकिन हल्दी कल भारी बिकवाली 6% के लोअर सर्किट पर, और आज रिकवरी की कोशिश हो रही है, 1% की तेजी दिख रही है। लेकिन धनिया शुरुआती कारोबार में तेज दिख रहा था, लेकिन आज फिर से दबाव बना है, अब 6,750 के नीचे आ चुका है। मनोज जी, मसालों पर अपना व्यू बताइए, कहां तेजी कहां मंदी दिख रही इन तीनों काउंटर में? अभी सेलिंग का रिकमेंडेशन दिया था विष्णु मोहन जी 15,500 के लक्ष्य के लिए, और वो हमने हासिल होते हुए देखा है। हमारा मानना है कि अभी भी यहाँ पे प्रेशर जो है वो बना रह सकता है, लेकिन अगर थोड़ा पुल बैक मिलता है कहीं भी 15,700 750 के आसपास, तो फिर एक बार वहां बिकवाली की जा सकती है 16,100 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि नीचे में 14,800 तक के जो स्तर है हल्दी में शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। जीरा काफी ओवरसोल्ड था, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ी तेजी यहाँ नजर नहीं आती है। हमारा मानना है कि 25,500 के आसपास फिर एक बार रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। तो निचले स्तरों पर अगर कोई बाइंग यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो 25,500 के आसपास एक बार वहां मुनाफा वसूली कर सकता है। तो जीरे में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन हल्दी में जो दबाव है वो बरकरार रहेगा। शॉर्ट टर्म में हल्दी में दबाव बरकरार रहेगा, शॉर्ट टर्म है ये ध्यान रखिएगा, 14,800 तक भी भाव आ सकता है। और जीरा अगर बाई कॉल आप होल्ड कर रहे हैं तो 25,500 के आसपास निकलने की सलाह है। कुणाल जी, आप बताइए पूरे ओवरऑल मसाला पैक पर कुछ क्या राय है? नहीं, कोई ऐसा खास व्यू नहीं है मेरा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नियर टर्म में बड़ी तेजी नहीं होगी अच्छी स्विंग होने के कारण। सो सेल ऑन राइस की रणनीति अपनाइए, ये स्ट्रेटजी से काम करना चाहिए। ग्वारसीड ग्वारगम आज दोनों काउंटर में हल्की तेजी है, कल फिर से गिर गया था, हालांकि काफी समय से कई महीनों से देखें तो एक दायरे में ही है, 51-5200 से लेके 5600 तक का दायरा ग्वारसीड का है, और इस तरह का दायरा ग्वारगम में भी दिख रहा है। बाजार उस दायरे से निकल ही नहीं पा रहा है, कई महीने हो गए हैं। मनोज जी, क्या हो रहा है ग्वार के मार्केट को, और आगे की चाल क्या दिख रही है आपको? बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया दायरा बना हुआ है, ग्वार सीड में हम देख रहे हैं कि काफी लंबे समय से 5,100 से 5,600, और ग्वारगम में अगर बात करें तो 10,000 से 11,000 का जो रेंज है वो बना हुआ है लंबे समय से। और अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही काउंटर अपने लोअर रेंज के आसपास आते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे एटलीस्ट सेल जो है साइड में रहने से बचना चाहिए, और सेलिंग की अगर पोजीशन है तो मुनाफा वसूली कर लें। मेरा मानना है कि ग्वार सीड में 5150 फिर एक बार अच्छे सपोर्ट जो है वो देखने मिलेंगे। तो अगर वो इस तरह आते हैं तो फिर एक बार वहां पे बाइंग इनिशिएट की जा सकती है 5,040 के स्टॉप लॉस से। फिर एक बार 5350 5400 जो है शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। मनोज जी, आपने आज मेंथा ऑयल में कॉल दिया है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? हाजिर की डिमांड किस तरह की है? एक दायरे का ट्रेड है, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफी समय से यहाँ कीमतें जो है 950 के स्तर को होल्ड करती हुई नजर आ रही है, और अभी हम सपोर्ट लेवल के आसपास ही ये काउंटर को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। तो मेंथा ऑयल जो अगस्त का वायदा है 960 में बाय करना चाहिए, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 952 का लगा है, ऊपर में 977 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। ओके, तो मेंथा आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 977 रुपए के टारगेट के लिए। अब कपास खली और कपास पर क्या राय है मनोज जी? आखिरी को सवाल है आपसे, क्या लग रहा है आगे? कपास खली अच्छी तेजी के बाद हल्की मुनाफा वसूली कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है 3300 के आसपास,
आगे की चाल कैसी दिख रही है? मेरा मानना है कि कपास खली की अगर बात करें तो प्राइस थोड़े ओवर स्ट्रेच है। हमने निचले इस तरह से अच्छी बढ़त यहाँ पे आते हुए देखी है और ये इस सीजन का लास्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है सितंबर मंथ का, तो बेहतर होगा लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली कर ले। हो सकता है यहाँ पे शॉर्ट के चलते और बेहतर डिमांड के चलते और 50 रुपए की तेजी देखने मिल जाए, लेकिन हमने निचले इस तरह से अच्छी बढ़त देखी है तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। कॉटन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आइस में जो है धीरे धीरे अब रिकवरी देखने को मिल रही है, तो बढ़त थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। जो अप्रैल का वायदा है एनसीडीईएक्स कपास का, वहां पे 1590 के आसपास बाई की सलाह रहेगी। 1578 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 1615 के जो लक्ष्य वो रखे जा सकते हैं। ये व्यू है कपास और कपास खली को लेकर। शुक्रिया मनोज जी आपका, कुणाल जी आपका और नवनीत जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को पूरी कमोडिटी मार्केट पर अपनी राय दी। चलिए इक्विटी मार्केट को अगर देखें तो अभी तेजी ठीक ठाक दिख रही है। निफ्टी करीब 75 अंकों की मजबूती के साथ 24,845 के आसपास। बैंक निफ्टी में आज अच्छी तेजी है, 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती है। लेकिन वायदा साइड में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे आपको एफएनओ जंक्शन में ब्रेक के